आखिर कौन है ये कैनमैन? ये आया कहाँ से? कहीं ये दूसरे ग्रह से तो नहीं आया है? अरे नहीं नहीं, हो सकता है कि इतना दिन तक वो खुद को सबसे छुपा के रखा हो और आज ज़रूरत पड़ने पर वो सबके सामने आ गया। यार उसका पावर कमाल का है भाई। हाँ भाई, अकेले ही 2 स्ट्रॉन्ग रोबोट्स को उसने मार गिराया। वो बहुत पावरफुल है। क्या वो भी एक रोबोट हो सकता है जिसको किसी भले इंसान ने बनाया हो भला काम करने के लिए? ना, वो एक ह्यूमन ही है भाई, हम लोगों की तरह। अरे वो सब छोड़ो, मैंने तो सुना है कि उसका बॉडी पूरा बुलेट प्रूफ है। अच्छा? हाँ यार, वो रोबो ब्लास्टर्स के बुलेट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। यार मैं तो कैनमैन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेताब हो रही हूँ। सभी के ज़बान पे हर जगह सिर्फ कैनमैन का ही नाम था। लड़कियां तो उसके साथ एक सेल्फी लेने के लिए उतावला हो रहे थे। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर सिर्फ कैनमैन का ही न्यूज़ चल रहा था। मिसेस सिंह से न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा बहुत सारे सवाल किए गए थे कैनमैन के बारे में। साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा गया था कि उनके हस्बैंड यानी कि अश्वथ सिंह का अभी का प्लान के बारे में उनको कुछ पता है या नहीं। देखिए, मैं जितना जानती थी सब भूल चुकी हूँ। कैनमैन कौन है, कहाँ से आया है, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे बस इतना मालूम है कि वो हमारे तरफ है और मुझे लगता है कि जो भी बुराई आने वाला है वो उसका डटकर सामना करेगा। और रही बात मेरे हस्बैंड के प्लान के बारे में, तो मुझे अभी उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। या तो मुझे नहीं पता है कि वो अभी कहाँ है और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। मिसेस प्रेरणा सिंह यानी कि अश्वथ सिंह की वाइफ जवाब देते हैं। उसके बाद मिसेस प्रेरणा पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और पुलिस लोग रिपोर्टर्स लोग को अंदर आने से रोक देते हैं। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि ये कैनमैन आखिर है कौन। वही दूसरी तरफ एक लड़का उसके स्कूल का क्लासरूम की तरफ तेजी से भागता है। तभी अचानक से उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देता है। ओह, तो आजकल तुम लेट भी आना शुरू कर दिए। प्रतीक जब घूमता है तो उसको वेंकट सर नजर आते हैं। जी हाँ, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रतीक था, जो कि अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था। और रीज़न तो आप सबको मालूम ही होगा कि वो क्यों लेट आया था। कम से कम मुझे तुम्हारा पंक्चुअलिटी बहुत अच्छा लगता था, वेंकट सर प्रतीक से कहते हैं। वो सर, मुझे एक ज़रूरी काम मिटाने थे, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रतीक सर से कहते हैं। वेंकट सर प्रतीक को अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए प्रतीक का रिस्पॉन्स सुन के वो थोड़ा शॉक हो गए। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो तुम स्कूल आने से उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोचते थे? सर फिर से पूछते हैं। वो सर, मैं अपना एक इम्पोर्टेंट नोटबुक घर भूल गया था, वही वापस लेने के लिए गया था, प्रतीक जवाब देता है। जाहिर है कि वह उसका कैनमैन होने का बात सर को बोल नहीं सकता था। ठीक है, अपने क्लास में जाओ। वेंकट सर थोड़ा देर कुछ सोचने के बाद प्रतीक से कहते हैं। आशीर्वाद कीजिए सर, ताकि मैं अपने लाइफ में सही दिशा में आगे बढ़ सकूं। प्रतीक सर के पैर छूते हुए कहते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो? वेंकट सर पहले तो प्रतीक को रोकते हैं पैर छूने से और फिर उसको गले से लगा लेते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, बस तुम ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और बहुत ज़्यादा तरक्की करो। आज की तरह ही
तुम हमेशा खुश रहो बेटा, देखना तुम एक दिन वो सारे गोल्स अचीव कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। सर प्रतीक से खुशी का आंसू बहाते हुए कहते हैं। दरअसल वेंकट सर के ये स्ट्रिक्टनेस के पीछे एक बहुत ही अच्छा और पोलाइट इंसान छुपे हुए थे, जो कि वो दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं करते थे। मगर प्रतीक का ये बिहेवियर और खुद पर चेंजेस और बात करने का तरीका सर के दिल को छू गए थे, इसीलिए वो खुद को और रोक नहीं पाए थे। सर से बात करने के बाद प्रतीक सीधा अपना क्लासरूम पहुंचता है और अपना लेट होने का रीज़न बता के सीट में बैठ जाता है। प्रतीक का चेंजेस सभी नोटिस किए थे, नेहा भी। लंच ब्रेक में नेहा सोच रही थी कि एक बार प्रतीक से बात करेगी, ठीक तभी प्रतीक खुद ही अपना लंच लेके उसके पास आ जाता है। क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? प्रतीक एकदम से पूछता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, नेहा जवाब देती है। थैंक्स, ये बोल के प्रतीक नेहा के पास बैठ जाता है। ये तुम ही हो ना प्रतीक? नेहा को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि रातों ही रात प्रतीक के अंदर इतना चेंजेस आए कैसे। हाँ हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ, तुम्हें कोई शक है क्या? प्रतीक पूछता है। नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा शॉक हूँ कि तुम खुद मुझसे बात करने आए और साथ ही साथ तुम इतना चेंज भी हो गए, नेहा जवाब देती है। चेंज तो मैं होना ही चाहता था शुरुआत से, बस यूँ समझ लो कि टाइम ने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी। और रही बात तुमसे बात करने की, तो रमेश के बाद तुम ही तो हो मेरी एक लौती दोस्त जो मेरे फिक्र करती है। प्रतीक नेहा से स्माइल करके कहता है और ये सुन के नेहा थोड़ा ब्लश करने लगती है। फिर वो दोनों अपने अपने लंच खाने लगते हैं। सूरज भाई, आपको मालूम है ना कि नेहा को मैं पसंद करता हूँ? अभय नाम का एक लड़का सूरज से पूछता है। नेहा एक खूबसूरत लड़की थी और बहुत से लड़के को उस पर क्रश था। उनमें से एक अभय भी था। बहुत बार तो उसने नेहा को प्रपोज करने का भी कोशिश किया था, पर नेहा हर बार उसकी बात ठुकरा देती थी। प्रतीक से वो बहुत ही जलता था क्योंकि नेहा हमेशा प्रतीक से बात करने की कोशिश करती थी, पर प्रतीक नेहा से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो थोड़ा शाई था। इसीलिए वो हमेशा सोचता था कि उसका एक चांस है। पर आज उसने जब देखा कि प्रतीक भी नेहा से खुद से बात कर रहा है, तब और उससे रहा नहीं गया। हाँ तो सूरज अभय से पूछता है, तो कुछ कीजिए, वो चिरकुट प्रतीक अभी नेहा से बात करने लग गया है। अभय सूरज से कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? और अगर वो दोनों बात कर भी रहा है तो भी तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए। ये नेहा के ऊपर है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। अगर वो प्रतीक के साथ खुश है तो रहने दो उसको खुश। और जहाँ तक मुझे लगता है नेहा सिर्फ उसके पैसों के वजह से ही उसके साथ है, क्योंकि उस जैसे लूज़र को कौन ही लड़की पसंद करने जाएगी। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम नेहा को भूल जाओ। सूरज लड़कियों का और उनके डिसीशंस को बहुत इज्जत करता था। अपना गुड लुक्स के वजह से उसके ऊपर कई सारी लड़कियों का क्रश था और वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम तन्वी थे उसके साथ खुश था। इसीलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन उसको देख रहा है और कौन नहीं, कौन उसको पसंद कर रहा है और कौन नहीं। इसीलिए नेहा और प्रतीक के बारे में वो भी अभय को कोई भी हेल्प नहीं करता। ठीक है, आप मेरा हेल्प नहीं करेंगे तो मैं खुद ही देख लूँगा उस चिरकुट को। अभय ये बोल के
वहाँ से निकल जाता है और सूरज उसको टोटली इग्नोर कर देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्रश से बात करने की? अभय, प्रतीक और नेहा जहाँ बैठा हुआ था वहाँ आके प्रतीक को गुस्से के साथ देखते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अभय? मैं तुम्हें एक से कहीं ज़्यादा बार मना कर चुकी हूँ, तुम्हें ना बोल चुकी हूँ, और कितना बार मना करना पड़ेगा तुम्हें? कब छोड़ोगे तुम मेरा पीछा? नेहा तंग आकर अभय से पूछती है। सिर्फ इसके अमीर बाप के पैसों के लिए ही तुम इसके पीछे पड़ी हो ना? देखना तुम दोनों का बहुत बुरा होगा, और इस चिरकुट को तो मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, इसको मार मार के मैं। अभय कुछ और कह पाता इससे पहले ही वो रुक जाता है, क्योंकि प्रतीक उसको एक बहुत ही डरावना लुक के साथ देखता है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और आज के बाद मेरे दोस्त को कुछ बुरा कहने से पहले 100 बार सोचना। प्रतीक पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। उसका चेहरा देख के ही अभय को ये समझ में आ जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, और इसीलिए वो डर के वहाँ से चला जाता है। नेहा ये सब देखने के बाद स्पीचलेस थी, इसीलिए कुछ कह नहीं पा रहे थे। प्रतीक और नेहा कुछ देर लंच खत्म करने के बाद बात करने लगते हैं। थोड़ा ही देर में लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और क्लास शुरू हो जाता है। प्रतीक आज अपने गाड़ी में नेहा को भी बिठाया था, और गोविंद काका को नेहा को भी उसकी घर छोड़ने के लिए बोल दिया था। दोनों ने आज काफ़ी ज़्यादा टाइम साथ में बिताया था। नेहा को घर ड्रॉप करने के बाद प्रतीक और गोविंद काका घर में आ जाता है। थैंक यू गोविंद काका, ये बोल के प्रतीक अपनी माँ के पास जाता है। गोविंद काका भी स्माइल करते हैं और फिर अपने काम पे चले जाते हैं। मैं आ गया माँ, प्रतीक अपनी माँ से कहते हैं। आ गया मेरे बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लगा देती हूँ, उसकी मम्मी उससे कहते हैं। प्रतीक फ्रेश होके आता है और फिर अपनी मम्मी के हाथ का पकौड़ा एंजॉय करने लगता है। स्नैक्स ख़त्म करने के बाद प्रतीक अपनी मम्मी से कुछ देर बात करता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब मुझे अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना होगा, ये बोल के प्रतीक उसके पढ़ाई के सब्जेक्ट का एक बुक निकालता है और पढ़ने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। ये दिन चलते प्रतीक ने अपने पावर्स को पूरा इस्तेमाल किया था और चेक किया था कि वो क्या क्या कर सकता है। खुद को आजमाने के बाद प्रतीक को बहुत कुछ पता चलता है उसके पावर्स के बारे में, और इन दिन के चलते वो काफ़ी लोगों के मदद भी किए थे, और साथ ही साथ वो 2-3 बैंक रॉबर्स को भी पुलिस को पकड़वा दिए थे। मिस्टर राघव आहूजा ये शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। इनको किडनैप करूंगा तो रातों रात पूरी न्यूज़ वायरल हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा, क्योंकि मिनिस्टर को किडनैप करने जाऊंगा तो मुझे खतरा हो सकता है, अभी के लिए थोड़ा बहुत। अश्वथ सिंह अपने अंडरग्राउंड लैब पर बैठ के मिस्टर राघव को किडनैप करने का प्लान बनाता है। उनको यकीन था कि कैन मैन राघव आहूजा को बचाने के लिए ज़रूर आएगा, और तभी वो अपने ट्रैप में उसको फंसा देगा। दूसरी तरफ मिस्टर राघव आहूजा अपना काम ख़त्म करके आज जल्दी घर आ रहे थे, और वो अपना कार अकेले ही ड्राइव कर रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा रोबोटिक सेंटिपीड
उनके कार के सामने आ जाता है। हेलो मिस्टर आहूजा। वो सेंटीपीड के ऊपर बैठे हुए अश्वत्थ सिंह हंसते हंसते मिस्टर राघव आहूजा से कहते हैं और उनके ऊपर एक इंजेक्शन फायर कर देता है। उसके तुरंत बाद ही मिस्टर राघव बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तब वो खुद को एक अंधेरे कमरे में उल्टा लटका हुआ पाता है। मेरे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है मिस्टर आहूजा। माफ़ी चाहता हूँ आपको बिना बताए इधर लाने के लिए। बस एक बार उस कैन मैन को आ जाने दीजिए, फिर वो मेरा बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। तब उसके साथ साथ आपको भी स्वर्ग पहुँचा दूंगा। फिर शांति से हमेशा के लिए उधर आराम करना। अश्वत्थ सिंह कैनमैन के लिए सारी ट्रैप सेट करने के बाद मिस्टर आहूजा से कहते हैं, तुम्हारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा अश्वत्थ सिंह। वो आएगा और आके तुम्हें ज़रूर रोकेगा। मिस्टर आहूजा अश्वत्थ सिंह से कहता है, उसका आने का ही तो मुझे इंतज़ार है। बस मेरे रोबोट सारी बिग टीवी के साथ इधर का टीवी को कनेक्ट कर दे। उसके बाद सुबह तक आपका किडनैप होने का न्यूज़ सारी जगह पहुंच जाएगा। फिर वो आएगा आपको बचाने के लिए और मेरे ट्रैप में फंस जाएगा। क्यों है ना एकदम धांसू प्लान। ये बोल के अश्वत्थ सिंह हंसने लगता है। इधर बहुत रात हो चुका था। मिस्टर राघव कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होने के वजह से घर नहीं आते थे, पर वो हमेशा मिसेस जाह्नवी आहूजा यानी कि उनकी वाइफ को ये इन्फॉर्म कर देते थे कि वो आज नहीं आ पाएंगे। शायद बहुत ज़्यादा काम के वजह से बोलने भूल गए होंगे आज। ये सोच के मिसेस जाह्नवी अपने डिनर ख़त्म करते हैं और सोने चले जाते हैं। प्रतीक उस रात सो रहा था क्योंकि उसकी पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गए थे। वो ये दिन बहुत रात तक मेहनत करके पढ़ाई करता था, लेकिन आज उसको जल्दी नींद आ गया था। तभी अचानक से एक टाइम पे उसके सर में फिर से वही दर्द होना शुरू हो जाता है जब एकदम पहले उसको हुआ था, जब वो पहली बार के लिए कैनमैन बना था। पर अगले ही पल उसको एक विजन आता है और उसमें अपने पापा दिखता है जो कि अश्वत्थ सिंह के कैद में थे इस वक्त। पापा, ओह नो, इस अश्वत्थ सिंह को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ पापा, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ये बोल के प्रतीक कैनमैन में बदल जाता है और जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचता है जहां का उसको विजन आया था। एंट्रेंस में उसका पहुंचते ही 5 से 6 रोबोटिक स्पाइडर उस पर हमला कर देता है, जैसे कि ये लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। प्रतीक भी एक छड़ी के साइज का बड़ा सा कैन बुलाता है और उन लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। दरअसल प्रतीक जब अपने पावर को आजमा रहा था तब उसको ये पता चला था कि वो कुछ भी साइज का कैन को अपने वेपन की तरह बुला भी सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। बहुत ही जल्द वो सभी स्पाइडर्स को ख़त्म कर देता है। फिर वो अंदर घुसने ही वाला था, तभी उसको वो स्पाइडर्स के डिस्ट्रॉयड बॉडी से वेव्स निकलता हुआ दिखता है, जो कि तुरंत उसको चारों तरफ से जकड़ लेता है। उसके बाद प्रतीक जब भी अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करता है तभी उसको जोरदार का झटका लगता है और उसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाता है। वो झटका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। सुबह हो चुका था। प्रतीक को जब होश आता है तब वो
खुद को चेन से बंधा हुआ पाता। उसका पूरा बॉडी जैसे पैरालाइज्ड हो गया हो, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और उसके ठीक सामने ही उसका पापा उल्टे लटके हुए थे। उनका नीचे ही बहुत सारा लोहे का कांटा लगा हुआ था। उनका एक बार गिर जाने से मौत पक्की थी। तो शहरवासियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिस्टर राघव आहूजा मेरे पास है, और ये खबर मैं आज सुबह सब तक पहुंचाने का प्लान किया था, ताकि ये कैन मैन इन्हें बचाने आए और मेरे जाल में फंस जाए। पर मुझे उतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपका सबका पसंदीदा कैन मैन पहले ही आ गया और फंस भी गया मेरे जाल में। तो देख लीजिए आज उसको और मिस्टर राघव आहूजा को आखिरी बार के लिए, क्योंकि आज उन दोनों का ही आखिरी दिन है। और हम लोग बहुत ही जल्दी फिर मिलेंगे। अश्वथ सिंह खुद के टीवी के साथ शहर के सारे टीवीज को कनेक्ट करके लाइव आते हैं और ये बात बोलते हैं, और उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। वो सोचा था कि लाइव आके कैनमैन को वो अकेले आने बोलेगा, ताकि पुलिस या फिर आर्मी उनका बीच में ना आए। पर अब जब कैनमैन खुद ही आ गया था, तब तो उनको अपने लोकेशन शेयर करने का भी ज़रूरत नहीं था। और यही वजह थी कि किसी को भी पता नहीं था कि कैनमैन और मिस्टर राघव आहूजा को अश्वथ सिंह ने कहाँ रखा है। कैनमैन, हम मिल तो पहली बार रहे हैं, मगर दोनों को पहले से जानते हैं। और देखो ना, जाने अनजाने में तुमने मेरे हेल्प भी कर दी है, उसके लिए थैंक्स। अश्वथ सिंह हंसते हुए कैनमैन से कहता है। अभी तुम बोलोगे जैसे एक सुपर हीरो बोलता है कि मिस्टर राघव को जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, मेरे साथ जो करना है करो, वगैरह वगैरह। तो बेटा तुझे बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अपने आंखों के सामने एक बेकसूर इंसान की मौत देखे और फिर खुद भी मरे। अश्वथ सिंह बहुत ही खतरनाक तरीके से बोलते हैं। प्रति का जो हालत था उसमें वो बात करने का भी लायक नहीं रह गया था, और जो चेन से वो बंधा हुआ था वो कोई मामूली चेन नहीं था। अगर वो खुद को छुड़ाने का थोड़ा सा भी कोशिश करेगा, तभी वो चेन्स में से एसिड निकाल के उसके पूरे बॉडी को जलाना शुरू कर देगा। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन को चेन से बंधा जाता तो वो कब का मर चुका होता। वो तो प्रतीक के पास सुपर पावर था, इसीलिए वो अभी तक जिंदा था। ठीक है कैनमैन, मैं चलता हूँ मेरे दूसरी बेस पे, क्योंकि मुझे दूसरा काम भी निपटाना है, पूरी दुनिया पे कब्जा भी तो करना है ना। और अब तक तो तुझे समझ आ ही गया होगा कि अश्वथ सिंह चीज़ क्या है और क्या कर सकता है। इसीलिए अगले जन्म में मेरे जैसे किसी के साथ पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना, ठीक है। अभी मेरे रोबोट्स राघव आहूजा के ऊपर का जो रस्सी है ना, उसको जला देगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगा, और उसके बाद ही ये लैब ब्लास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ तेरा भी खेल ख़त्म हो जाएगा। तो अलविदा कैनमैन, भगवान से प्रे करना कि अगले जन्म में तू मुझसे और ना मिले। ये कह के हंसते हंसते अश्वथ सिंह अपना वो जायंट रोबोटिक सेंटीपीड के पीठ में चढ़ता है और वो लैब से निकल जाता है। अब तक कैनमैन और मिस्टर राघव आहूजा का अगवा होने का खबर चारों तरफ फैल गया था। प्रतीक भी सुबह से गायब था, इसीलिए मिसेस जाह्नवी आहूजा को उनके हस्बैंड और बेटे के लिए चिंता होना शुरू हो जाता है। हे भगवान, कैनमैन और उनकी रक्षा करना। मिसेस जाह्नवी आहूजा प्रे करते हैं।
उनके साथ साथ कई लोगों को कैन मैन का चिंता होने लगता है, क्योंकि अभी वही एक उम्मीद था जो कि आने वाले खतरे का सामना कर सकता था। इस तरफ प्रतीक पूरा हेल्पलेस था। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पास उसके पापा को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। वो खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार मानता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाने लगता है। तभी अचानक से उसको एक विजन आता है जहाँ आसपास कुछ नहीं था, और वो देखता है कि वो और बंधा हुआ नहीं है, वो चल सकता है। सामने एक सफ़ेद रोशनी को छोड़कर वो और कुछ नहीं देख पा रहा था। क्या ये किसी तरह का सपना है या फिर मैं मर चुका हूँ? प्रतीक मन ही मन सोचता है और सामने बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक लेडी दिखती है जो कि उसकी बहुत करीब का कोई लगती है। माँ, आप? वो लेडी कोई और नहीं बल्कि प्रतीक की असली खुद की माँ थी। कैसे हो बेटा? उसकी मम्मी पूछती। प्रतीक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। वो खुद को और रोक नहीं पाता है और रो रो के अपनी असली मम्मी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। पर जैसे ही वो गले लगने जाता है वो उसकी मम्मी के शरीर का आर पार हो जाता है। तुम अभी तक मरे नहीं हो बेटा, तुम्हारा अभी सारा काम बाकी है धरती पे, बहुत ही सारा काम, मम्मी बोलते हैं। पर मैं इधर कैसे आया? मैं तो उधर। प्रतीक अपना बात ख़त्म कर पाता इससे पहले उसकी मम्मी फिर से बोलते हैं, ये तुम्हारा सोचने की ताकत है बेटा। मैं तुम्हारे मन में हमेशा के लिए ज़िंदा हूँ, इसीलिए तुम मुझे अभी देख पा रहे हो, उसकी मम्मी बोलते हैं। और वो उसकी मम्मी को सैड स्माइल के साथ देखता रहता है। अब बहुत देर हो चुका है मम्मी, मैं हार गया। प्रतीक मम्मी से कहता है। कौन बोला कि तुम हार गए? कभी तुमने सोचा है कि पावर सिर्फ तुम्हें क्यों मिला? मम्मी प्रतीक से पूछते हैं। नहीं मम्मी, मुझे ये नहीं मालूम कि ये पावर मुझे कैसे मिला और कहाँ से मिला। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये पावर का मिलने के बाद भी मैं इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया। प्रतीक फेड अप होके उसकी मम्मी से कहता है, बेटा, किसी को कोई शक्ति तभी मिलता है जब उसके अंदर कोई काबिलियत हो। तुम अभी हारे नहीं हो बेटा, खुद पर भरोसा करो, क्योंकि तुम तो हो ही कैन मैन। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। तुम खुद भी खुद का साथ दो प्रतीक, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। ये बोल के प्रतीक की मम्मी स्माइल करते हैं और प्रतीक की नज़रों से गायब हो जाते हैं। प्रतीक फिर खुद को वही जगह पाता है जहां वो पहले था, यानी कि अश्वथ सिंह के लैब में। अब तक अश्वथ सिंह के रोबोट्स मिस्टर राघव आहूजा को जिस रस्सी से उल्टा ऊपर लटकाया गया था वो जला दिए थे। वो कभी भी लूज हो सकता था और राघव आहूजा कभी भी लोहे के बने कांटे के ऊपर गिर के मर सकते थे। I can do this! ये बोल के प्रतीक जोर से चिल्लाता है और अचानक से ऊपर से बहुत सारे बड़े बड़े जायंट कैन्स की बारिश होने लगता है। वो कैन्स सभी रोबोट्स को कुचल देता है और प्रतीक और भी ज़्यादा जोर लगाता है और खुद को आज़ाद कर लेता है। ऐसा पावर
वो पहली बार यूज़ कर रहा था। उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो ये भी कर सकता है। प्रतीक पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था, पर उसको अभी भी उसके पापा को बचाना था। इसीलिए अपने हालत के परवाह किए बिना वो उसके पापा के पास पहुंचता है और जैसे ही वो नीचे गिरते हैं तभी उन्हें पकड़ लेते हैं। मिस्टर राघव आहूजा अभी बेहोश थे। उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना था, इसीलिए प्रतीक तुरंत ही उनको लेके उस लैब से बाहर निकल आता है और तभी बूम, वो लैब में लगी सारी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो लैब पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। बाल बाल बचे। प्रतीक एक राहत की सांस लेता है और उसके तुरंत बाद ही अपने पापा को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। उनको इमीडिएट मेडिकल सर्विस की ज़रूरत थी, इसीलिए मिस्टर राघव आहूजा को तुरंत ही एडमिट कर लिया जाता है। सब काम ख़त्म करने के बाद प्रतीक जब अपने नॉर्मल रूप में आता है तब वो और अपना ज़ख्म का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए रोड का एक कोने में ही वो बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, ये था कैन मैन का सेकेंड पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले पार्ट्स को आप बिल्कुल भी मिस ना करो और साथ ही साथ दूसरे स्टोरीज़ भी मिस ना करो। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।